25 साल का दुकानदार था। घर जमाई बन करके अपने सास की बनी बनाई दुकान को चलाया करता था। उस दुकान पर अभी अभी उसने बैठना चालू किया था। तभी गांव की एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी ललिता नाम की 27 साल की एक औरत, जो देखने में बहुत ही सुंदर खूबसूरत थी, उसके पति की मौत हुए अभी 2 साल ही गुजरे थे। उसको एक बच्चा था, अकेली घर में रहा करती थी। उसके पास आती है दुकानदार के पास और कहती है कि आप कुछ सामान निकाल दो। दुकानदार जो होता है 25 साल का, वो कुछ सामान जो कुछ वह मांगती है, घर का राशन वगैरह, वो निकाल कर रख देता है और उसके बाद तोल करके उनका पूरा हिसाब बता देता है। मगर यह दुकानदार उस विधवा महिला की तरफ टकटकी लगाकर देखे ही जा रहा था कि यार बड़ा गजब का सिस्टम है और बहुत ही सुंदरता है इस औरत की। तो इस बात को मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तभी जैसे ही सामान पूरा निकल जाता है तो अब वह विधवा महिला कहती है कि मैं पैसे बाद में दे दूंगी, आप मेरे नाम से पैसे लिख लो। अब तो यहाँ पर जो दुकानदार होता है उसको थोड़ा सा मौका मिल जाता है और एकदम से वह विधवा की तरफ मुस्कुरा कर बोलता है, क्योंकि वहाँ पर दुकान पर उस समय कोई भी नहीं था, वो दोनों अकेले थे। मुस्कुरा कर वह दुकानदार बोलता है कि अरे लिखने की क्या ज़रूरत है, आप चाहो तो मैं एक भी पैसा नहीं लूँ इन सब सारे सामान के बदले में, बस इसके बदले में तुम्हें थोड़ा सा मुझे वक्त देना होगा। जो विधवा थी वह भी तरस रही थी। पति को मरे हुए 2-3 साल गुजर चुके थे, उसको भी कोई चाहिए था अपनी वासना को पूरा करने के लिए, और ऊपर से यहाँ पर घर का राशन और सामान फ्री मिल रहा था और वासना भी पूरी हो रही थी। तो अब जो विधवा महिला होती है, जिसका नाम होता है ललिता, वह एक तीखी सी और कातिल भरी मुस्कान उसकी तरफ दे करके बोलती है कि तुम्हें रोका ही किसने है, पास में ही मेरा घर है। और उसके बाद वह कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, उसके बाद इस कहानी के अंदर जो यह दुकानदार होता है कैसा कदम उठाता है, क्या होता है, पूरी कहानी पूरा मामला यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से जीवन के अंदर जब खालीपन होता है या पार्टनर का पति मर जाता है या पत्नी मर जाती है, तो फिर वह लोग किस तरह से अपने समय को गुजारा करते हैं, दूसरे लोगों के साथ मन लगाया करते हैं। आज की इस कहानी में आपको पता लगेगा। एक इंसान की यहाँ पर जान भी चली जाती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के अंदर जयपुर की है, जहां पर एक गांव के अंदर पार्वती देवी नाम की एक महिला, जो कि अपनी एक दुकान थी उसकी अपने घर से थोड़ी दूरी पर, और जो कि परचूने की दुकान थी, किराने की दुकान। इस पार्वती देवी पर 8 एकड़ ज़मीन आया करती थी और पार्वती देवी के पति को मरे हुए तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे। इसके घर में इसकी बेटी थी सलोनी, जो फिलहाल कॉलेज में पढ़ा करती थी। और यह जो पार्वती थी, अपने खेती बाड़ी करने के लिए इसने एक नौकर अपनी दुकान पर रखा हुआ था, जिसका नाम था मंगल खेती बाड़ी का काम संभाला करता, और यह महिला अपनी परचून की दुकान, जो किराने की दुकान होती है, उसको संभाला करती। और दोस्तों, इनका समय अच्छे से गुजर रहा था। बेटी को पढ़ा लिखा रही थी। बेटी बहुत ही खूबसूरत और सुंदर और सुशील थी, घर का सारा काम धंधा करती। जो पार्वती होती है, किराना की दुकान से महीने में तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये यहाँ से कमा लिया करती। ऊपर से खेती बाड़ी हो जाए करती, फसल हो जाती। तो इन दोनों माँ बेटियों का अच्छा गुजारा चल रहा था। ज़्यादा खर्चा तो था नहीं, आमदनी बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा थी। तो पैसे बचने लगते हैं, काफ़ी पैसा हो जाता है। और कुछ छोटी मोटी प्लॉट वगैरह भी ये खरीद लिया करती हैं साल 6 महीने में, जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पार्वती देवी की बेटी जो सलोनी होती है, वो शादी के योग्य हो रही थी, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी। तो पार्वती सोचती है कि कोई लड़का मिलेगा, मैं रिश्ता करूंगी, कोई अच्छा सा घर ढूंढूंगी। लेकिन उससे पहले ही जो इसकी बेटी होती है सलोनी, जब वह कॉलेज में जाया करती है तो उसके साथ एक लड़का पढ़ा करता है, जिसका नाम होता है विशाल पड़ोस के ही गाँव का रहने वाला था और उस बेटी के ही बराबर की उम्र का होता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है शुरू, और उसके बाद दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में अच्छी तरह से बंध जाते हैं। और जो बेटी होती है विशाल को अपने घर पर भी ले आया करती, कई बार बुला लिया करती माँ के पास में, माँ ये विशाल है, मेरे साथ पढ़ता है, मेरा अच्छा दोस्त है। और उसके बाद माँ समझ जाती है कि बेटी इस लड़के के प्यार में है, तो क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए। बेटी की मर्जी से शादी होगी तो इसका जीवन अच्छे से गुजरेगा। यही सोचकर वह माँ उस लड़के से पूछती है, बेटा विशाल, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो विशाल बताता है, जी मेरे घर में मेरे माता पिता तो मर चुके हैं और मुझे बचपन से ही मेरे चाचा रूप सिंह ने पाला हुआ है मुझे, और मैं उन्हीं के यहाँ पर रहा करता हूँ। हालांकि मेरा घर भी है, लेकिन उसका ताला लगाया हुआ है मैंने, अकेला उसमें कैसे रहूं, और मैं चाचा चाची के यहीं पर रह लेता हूं और पढ़ाई लिखाई उन्होंने करवाई है। तो अब यह जो
पार्वती देवी होती है उसका एड्रेस वगैरह पता पूछ करके सीधा उसके घर पर पहुंच जाती है और उसके चाचा रूप सिंह से बात करती है कि हम आपके भतीजे जिसका नाम विशाल है उसका हाथ अपनी बेटी के लिए मांगते हैं। और यह बात सुन करके जो चाचा रूप सिंह होता है वह कहता है ठीक है जी। और ऊपर से पार्वती देवी कहती है कि मेरे पास 8 एकड़ ज़मीन है और मेरी परचून की किराना की दुकान है, ये सब उसी की हो जाएंगी और वो लड़का खूब अच्छे से अपना जीवन गुजार सकता है और मेरी बेटी और लड़का अपना जीवन अच्छे से गुजारेंगे, तो आप शादी का इंतजाम करिए। तो यह बहुत अच्छा मौका था भाई। 8 एकड़ ज़मीन आज के टाइम में 16 करोड़ की है, अगर 2 करोड़ का किला भी लगाया जाए, एकड़ लगाया जाए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब इन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद पार्वती देवी अपने जमाई से कहती है विशाल से कि बेटा तेरा वहाँ पर कोई है तो है नहीं, तू यहीं पर रह लिया कर और ये खेती बाड़ी संभाला कर और ये दुकानदारी देख लिया कर। अब मैं इन सब चीज़ों से छूटना चाहती हूँ और घर पर आराम से रहना चाहती हूँ, क्योंकि पति की मौत के बाद बेटी की सारी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर थी, घर चलाने की भी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर थी। अब तू आ गया है ना, अब तू अपने आप अपने घर को चला, मैं तो 2 रोटी खाऊंगी और आराम से मतलब शांति से रहूंगी। तो जो पार्वती देवी होती है अपनी परचून की जो किराने की दुकान होती है उसको अपने दामाद को सौंप देती है और अब ये जो दामाद विशाल होता है वहीं पर रहा करता और वहीं पर मज़े से इसकी ज़िंदगी कट रही थी और किराना की दुकान से काफ़ी पैसा आ जाया करता है। तो जब पैसा इसके पास बढ़ने लगता है, क्योंकि अभी तक तो माँ बाप मर चुके थे, चाचा चाची ज़्यादा खर्चा नहीं देते थे, तो तंगी सी में ही रहा करता था ये। लेकिन अब इसके हाथ में पैसे आने लगते हैं, रोज़ का 1-2 हज़ार रुपये तो आ ही जाते हैं कमाई के। तो अब ये बिगड़ने लगता है। बिगड़ने क्या लगता है, ये शराब वगैरह पीने लगता है यार दोस्तों के साथ, वहाँ पर नए यार दोस्त बना लेता है, शराब के नशे में धुत रहा करता, शाम को भी शराब पीकर घर आया करता। जो सास होती है पार्वती देवी उसने कई बार समझाया भी कि बेटा ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और ऐसा मत कर, सारा घर बर्बाद हो जाएगा, तू ही तो इकलौता है हमारे घर में पुरुष और तू ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा। लेकिन ये नहीं मानता है, अभी भी लगातार शराब पर शराब पिए जा रहा था। फिर जो सास होती है कहना ही बंद कर देती है, इसकी पत्नी व सलोनी भी कहना बंद कर देती है। अब दोस्तों एक दिन की बात है, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, गांव के अंदर बहुत ही खूबसूरत ललिता नाम की एक विधवा थी। 2 साल पहले उसके पति की मौत हुई थी, 27 साल उसकी उम्र थी और उसको एक बच्चा था, उस बच्चे को पाल रही थी। घर में ना सास थी ना ससुर था, कोई नहीं था। वह इसके पास सामान लेने के लिए आती है, घर का सामान, तो यह उसको सामान तो दे देता है लेकिन उसकी तरफ निहारता रहता है। और जब वह सामान को लिखने के लिए कहती है कि लिख लो आप इसको उधार में, मैं बाद में दे दूंगी, तो ये कहता है कि नहीं लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन एक काम हो सकता है, अगर तुम मुझे अपने साथ कुछ समय व्यतीत करने दो, गुजारने दो, तो फिर इस सामान की मतलब जो रकम है वो देने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो यहाँ पर जो विधवा होती है वह भी अकेली तनहा थी, इसकी तरफ मुस्कुरा जाती है और उसके बाद इशारा कर देती है कातिल भरी मुस्कान से और कह देती है कि तुम्हें रोका ही किसने है। और उसके बाद कहती है कि शाम को आ जाना, मैं घर पर अकेली ही तो रहती हूँ। अब तो यह मुस्कान दे करके सामान को वहाँ से उठा ले जाती है और शाम होने के बाद जो यह लड़का होता है विशाल, यह सीधा तैयार होकर के सेंट वेंट लगा करके सीधा पहुंच जाता है उस विधवा महिला के घर पर। और वहां जाने के बाद विधवा इसका इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही विधवा दरवाज़ा खोलती है, इसको देखती है, तो विधवा भी न जाने कितने दिनों से वासना की भूखी थी, इसको लिपट जाती है और इसके सामने वो सारी मतलब चीज़ें करने लगती जो एक औरत करती है। इधर दोस्तों इस लड़के को, विशाल को जाते हुए इसकी सास पार्वती का जो नौकर था मंगल, जो खेती किया करता था, उसने देख लिया था कि जो यह विशाल है यह विधवा ललिता के घर में घुसा है। अब तो वह आकर के अपनी मालकिन पार्वती देवी को बता देता है कि तुम्हारा दामाद तो उस विधवा के घर में घुसा है, ललिता के घर में। अब तो यह जो सास होती है इसका दिमाग खराब हो जाता है, साथ में इसकी बेटी सलोनी का भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये सोचने लगती हैं कि अभी तक तो शराब पिया करता था और अब गांव के अंदर ऐसे कुकर्म करने लगा है, बताओ कैसे चलेगा। दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान। थोड़ी देर के बाद जो दामाद होता है विशाल, वह घर पर आता है, शराब के नशे में धुत था और जैसे वह घर पर आता है तो सास पार्वती देवी उसको डांटने लगती है कि तुमने हमारी गाँव में सारी नाक कटवा दी है। हम दोनों माँ बेटी इस तरह से रहते इस गाँव में, किसी ने उंगली तक नहीं उठाई हमारी तरफ और हम अपने नियम से रहते थे, कायदे कानून से रहते थे, और तू लड़का होकर
करके यहाँ पर इस तरह का कुकृत्य कर रहा है, साथ में बदनामी हमारी भी होगी, नाम तो हमारा ही आएगा ना कि उसका दामाद है पार्वती देवी का। अब तो यहाँ पर खूब समझाते हैं उसको, जो पत्नी होती है उस लड़के की, विशाल की, सलोनी, वह भी उससे रूठ जाती है, कहती है यही करते रहो तुम, और तुम सुधरोगे क्यों नहीं, कब सुधरोगे, शराब भी पीना बंद नहीं किया। लेकिन यहाँ पर विशाल एकदम से कह देता है कि मैं शराब भी पीऊँगा और उस विधवा महिला के पास भी जाऊँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से उसका एक, कहते हैं ना, दिमाग अब सातवें आसमान पर पहुँच चुका था। सास की जितनी भी प्रॉपर्टी वो उसी की होने वाली थी, शादी इसकी वहाँ पर हो ही चुकी थी, दुकान की कमाई को खुद खा रहा था, मज़े ले रहा था। तो इसको कहते हैं ना देहाती भाषा में गर्री छूट रही थी। अब यह बिल्कुल मना कर देता है कि मैं नहीं रुकूंगा और तुम जाए जो कुछ कर लो। अब तो ये दोनों माँ बेटी चुप लगा जाती हैं, क्योंकि लड़का लड़की ने अपनी मर्जी का चुना था, तो किसी और से तो कुछ कह नहीं सकते थे कि भाई ये तुमने कैसी शादी करवा दी, इसने हमारा जीना हराम कर दिया। अपनी चॉइस थी, और अपनी चॉइस जब खराब होती है तो ऐसी ही दुर्गतियाँ होती हैं, लोगों की दुर्गति हो जाती हैं। चल रहा था मामला। अब तो रोज रोज का सिलसिला यह होने लगा था। विशाल दुकान बंद करता और शाम को ही उस विधवा ललिता के वहाँ पर पहुँच जाया करता, घर का सामान देकर आता और कुछ पैसे भी उसको दे आता। और वह ललिता बहुत ही सुंदर थी देखने में, वह बस उसके ऊपर वह जान छिड़का करता था। जिस लड़की से उसने प्यार करके शादी की थी वो भी उस विधवा महिला के सामने फीकी थी। एक दिन की बात होती है, पार्वती देवी की बहन जो ये सास थी ना, इसकी बहन का फ़ोन इसके पास आता है कि बहन मैं बहुत बीमार हूँ, तू कुछ दिन के लिए सलोनी को मेरे पास भेज देना। तो पार्वती कहती है ठीक है, मैं अपनी बेटी को भेज दूँगी तुम्हारे पास। और फिर पार्वती अपनी बेटी सलोनी से कहती है कि बेटी तू अपनी मौसी के वहाँ पर चली जा, वह बहुत ज़्यादा बीमार है, थोड़ा काम वगैरह करवा दिया करना और उसकी थोड़ी सेवा कर देना। और उसका बेटा तो बाहर शहर में रहता है कहाँ जॉब के लिए, वो अकेली रह जाती है, वो और मेरे जीजा जी जो हैं वो भी। और उसके बाद दोस्तों सलोनी थोड़ी खुश होती है कि चलो इस घर से थोड़ा छुट्टी तो मिलेगी, क्योंकि यह घर फिलहाल नरक के समान बन चुका था और एक ही आदमी की वजह से बना था नरक, वरना तो यह बहुत अच्छा स्वर्ग था। और वो एक आदमी था इनका दामाद विशाल, रात दिन शराब पीना, अय्यासी करना और मतलब लड़कीबाजी करना। अब यहाँ पर लड़की जो सलोनी होती है इस घर की, वह तो चली जाती है मौसी के घर। घर पर रह जाते हैं सास और उसका दामाद, सास पार्वती देवी और दामाद रह जाता है विशाल। अब क्या होता है, शाम हो जाती है, शाम का समय था, तो विशाल दुकान बंद करने के बाद, शराब वगैरह पीने के बाद विधवा के घर पर जाया करता था। लेकिन आज वहाँ पर खबर मिलती है 3-4 दिनों के लिए कहीं रिश्तेदारी में गई है, ये है नहीं। तो उसके बाद उसका बड़ा जो मन था ना, भारी मन, वो टूट जाता है वासना का। और उसके बाद वह अपने घर आ जाता है। जैसे ही अपने घर आता है तो पार्वती देखती है कि फिर से शराब पी कर आया है, और उसके बाद उसके लिए खाना बनाती है और उसको थाली में खाना परोस करके उसके सामने रख देती है और कह देती है कि तू सुधर जा और ये खाना खा ले, ऐसा मत कर, बहुत बुरा चल रहा है सिस्टम। लेकिन दोस्तों वह सुधरने की बजाय वह अब उल्टा सास की तरफ निगाह करने लगता है और सास को दूसरे नज़रिए से देखने लगता है, क्योंकि आज ना तो प्रेमिका मिली थी जो विधवा थी और ना ही उसकी खुद की पत्नी थी घर में सलोनी, अब तो थी सिर्फ सास थी। अब वह उसको दूसरी नज़रों से देखने लगता है और अब वह सोचता रहता है, खाना भी खा लेता है। रात हो जाती है, 10 बज जाते हैं। रात को 10 बजे वह अपनी चारपाई से उठता है और सास के कमरे में चुपके से जा कर के सास की बगल में उसके बेड पर सो जाता है और उसको टटोलने लगता है। सास की आंखें खुलती है तो एकदम से बैठ जाती है कि ये क्या कर रहे हो तुम विशाल, तुम्हें शर्म नहीं आती, अब तुम मेरे पास भी आ गए। और उसके बाद वह थोड़ा चिल्लाने वाली थी, इतने में ही विशाल ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके मुंह पर हाथ रख करके उसके सारे कपड़े एक हाथ से खोल दिए और उसके साथ वो कुकृत्य कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। 1 घंटे तक लगातार उसके साथ वह कुकर्म करता रहता है। उसके बाद अपने कमरे में जाकर के नशे में तो था ही, बेहोश होकर के सो जाता है। इधर जो सास होती है उसको तो यकीन हो ही नहीं रहा था कि ये आखिर क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपनी आबरू बचा कर रखी थी, अपने पति के मरने के बाद 10 साल तक भी मुझे कोई टच नहीं कर पाया था और आज इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। रोती है काफ़ी देर तक और उसके बाद अपनी बेटी के पास फ़ोन कर देखती है कि बेटी घर आ जा, बहुत ज़रूरी बात है। और दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन उसकी बेटी घर पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद पूछती है माँ क्या बात हुई, तो वह सारी बात अपनी बेटी को बता देती है। और उसके बाद बेटी के आंखों में भी खून खोलने लगता है कि बताओ मेरी माँ के साथ इसने ऐसा कर दिया, इसको शर्म भी नहीं आई। दोस्तों अब उसके बाद दोनों माँ बेटी कमरे में बैठी बैठी के ऐसा फैसला लेती हैं और फैसले के तहत अब शाम को वह आने वाला था घर पर, तो शाम के
के समय में जो विशाल होता है दुकान बंद करके शराब के नशे में घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद अपने कमरे में लेटा हुआ था और इन दोनों माँ बेटियों ने पूरी प्लानिंग कर ही ली थी। उसके बाद दोनों माँ बेटी उसके ऊपर धावा बोल देती हैं। माँ के हाथ में कुल्हाड़ी थी, बेटे के हाथ में चाकू था, बेटी के हाथ में, और जा करके उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इतने गुस्से में थी दोनों माँ बेटी। उसको मारने के बाद आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई ये मामला आखिर चल क्या रहा है, इतना शोर शराबा तुम्हारे घर में से आ रहा है। लेकिन वह माँ बेटी रुकती नहीं है और उसकी हत्या करने के बाद दोनों माँ बेटी खुद पुलिस थाने में चली जाती हैं। वहाँ जाकर के सारी बात पुलिस को बताती हैं और फिर पुलिस उनको जिप्सी में बिठा करके उस घटना स्थल पर आती है। लाश को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिलहाल दोनों माँ बेटी जेल में हैं। दामाद ऊपर भगवान के पास पहुँच गया और उस घर के अंदर, उस दुकान के अंदर और उन खेतों के अंदर अब कोई काम करने वाला तक नहीं है। हालांकि खेतों को तो जो है नौकर था मंगल वह संभाल ही लेगा, लेकिन उस घर के अंदर अब घास उगेगी। माँ बेटी तो छूटने वाली है नहीं, उम्र कैद की सज़ा होगी। और जो दुकान थी अच्छी खासी चला करती थी किराने की, वो भी अब ठप पड़ गई। ना ही वहाँ पर कोई बैठने वाला, ना ही कोई मुनाफा कमाने वाला, ना ही परिवार चलाने वाला, और यहाँ तक कि परिवार ही नहीं है, चलाएगा कौन किसे। इस तरह से दोस्तों बसी बसाई गृहस्थी कई बार बिगड़ जाया करती है। अब इस सास ने सारा कुछ सौंप दिया था कि बेटा 8 एकड़ ज़मीन ये भी तुम्हारी, ये घर भी तुम्हारा, दुकान भी तुम्हारी, अपना जैसे चाहो अपना घर का काम चलाओ और मुझे अब फुर्सत में आने दो। लेकिन वो दामाद जो कि इतना सारा कुछ मिलने के बाद वह चौंधिया जाता है और वह मतलब ज़्यादा पैसा आने की वजह से बोरा जाता है और फिर इसी वजह से वह उल्टे सीधे कर्मों में उतरता है और उल्टे सीधे कर्मों की वजह से सास को ही वह अपना शिकार बना लेता है और उसके बाद फिर उसको मरना भी पड़ता है। तो भैया जिसने कभी कोई पैसा नहीं देखा हो उसको एकदम से पैसा मिल जाए तो वो पागल सा हो ही जाता है। और तभी कहते हैं थोड़ा संभल कर चलना चाहिए और हर परिस्थिति में ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे दिन हैं तो आराम से रहें शांति से, क्योंकि हमेशा अच्छे दिन भी नहीं रहते हैं। बुरे दिन हैं तो भी आराम से रहें, क्योंकि हमेशा बुरे दिन भी नहीं रहते हैं। लेकिन ये कुछ लोग जो थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो उछलने लगते हैं और लोग से इंसान नहीं कहते हैं, उनके साथ फिर ऐसा ही होता है। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोज़ हमें समाज का आईना दिखाते हैं कि समाज के अंदर आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो इन वीडियोज़ को आप पूरा जरूर देखा करें, शेयर भी किया करें। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोध गोगिरडी झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से हैं, कालीचरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से पर बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं, बोलाई दास झारखंड से हैं, खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं, पप्पा राम कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है, और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, गुरुजी नमस्कार, राधे राधे जी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवांडी से और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सद्दाम भाई का। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। भरत तिवारी कमेंट करते हैं, नमस्ते भाई साहब, भरत तिवारी मुंबई से हैं। रोजडी वर्मा कमेंट करती हैं, रोडजी वर्मा कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम दोनों भाइयों ने लोगों को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी। ताराचंद शर्मा जो हैं राम गोसाई भाई हैं, जिनकी राम गोसाई नाम से आईडी थी, तो उनकी आईडी में कोई दिक्कत शायद आ गई है, तो उनका नाम यहाँ पर ताराचंद शर्मा है। कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। सुमेर सिंह कमेंट करते हैं, धीरज बर्नवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, राधे राधे सुरेश भाई, थैंक गॉड वेरी नाइस स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। रजत सैनी कमेंट करते हैं और मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।